हेलो जी, कैसे सारे दिस लक्ष्य। तो हम आ चुके हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के लेक्चर नंबर 7 पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक और डेटा मॉडल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिलेशनल मॉडल। ठीक है, लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया, हमने ईआर मॉडल के बारे में डिस्कस किया, ईआर मॉडल के फीचर्स के बारे में डिस्कस किया, राइट। और हमने डिस्कस किया कैसे हम ईआर मॉडल को फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे सोचते हैं कि ईआर मॉडल कैसे बनाना है, डिजाइन कैसे करना है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हुए, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल मॉडल के बारे में। Video is sponsored by Cryo. Cryo is the world's leading work experience based learning platform जहाँ पर आप अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और साथ ही साथ टॉप डेव जॉब्स भी ग्रैब कर सकते हैं। अनलाइक यूजुअल कोर्सेज, क्रायो में आप फुल स्टैक डेवलपमेंट या बैकएंड डेवलपमेंट सीखने वाले हैं, बट बाय बिल्डिंग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स इन अ रियल डेवलपर एनवायरनमेंट। एट द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम्स आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे जिससे आपका रिज्यूमे और इफेक्टिव हो जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग गिटहब प्रोफाइल भी बन जाएगी। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में या बैकएंड डेवलपमेंट में क्या क्या टेक यूज करने वाले हैं वो सब भी आपको यहाँ पर विजिबल है और साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज्ड करियर असिस्टेंस भी मिलने वाली है ताकि आपकी ड्रीम जॉब की डबल श्योरिटी हो। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक अटैच कर देता हूँ, उसको यूज करके आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट क्रायो प्रोग्राम्स पर ले सकते हैं और साथ ही साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक को यूज करेंगे, एक प्लेसमेंट ग्रैब करेंगे और मुझे पार्टी देंगे। सो बुक योर फ्री ट्रायल नाउ। रिलेशनल मॉडल जो होता है ये भी डेटा, एक टाइप का डेटा मॉडल ही है, राइट। और ये यूज होता है डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए, डेटा के अंदर रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब करने के लिए, डेटा कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करने के लिए, राइट। अब यार हमारे पास जो डेटा होता है हमें ये पता है ईआर मॉडल में कैसे उसको फॉर्मुलेट करते हैं, राइट। ईआर मॉडल के सिमिलर ही ये मॉडल है जिसके अंदर हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम टेबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। टेबल किस तरीके से, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे पास कस्टमर डेटा है, कस्टमर्स का डेटा है, तो मैं क्या करूंगा, हम सबको पता है ईआर मॉडल में हमने पढ़ा है कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके अंदर होता है कस्टमर आईडी, ठीक है, नेम हमारे पास होता है, एड्रेस, ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर। जस्ट सपोज हमारे पास ये 4 इंफॉर्मेशन है। ईआर मॉडल में मैं क्या करता था, ईआर मॉडल में मैं उठा के एंटिटी बना देता था कस्टमर को और ऐसे करके मैं एट्रीब्यूट्स बनाता था, राइट। एट्रीब्यूट्स बना देता था। ये था हमारा ईआर मॉडल। इसी के पैरेलली अब हम क्या करते हैं, कस्टमर नाम का एक टेबल बना देते हैं। ठीक है, एक टेबल बना देते हैं और इस टेबल को मैं रिलेशन भी बोलता हूं। ये रिलेशन भी है। रिलेशन मॉडल में टेबल इज रिलेशन इटसेल्फ। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना कि टेबल क्या है, रिलेशन क्या है। ठीक है, अब एक टेबल बना देते हैं जिसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो आपके कॉलम्स होंगे। ठीक है, टेबल कुछ इस तरीके से दिखेगा, जल्दी से ड्रॉ करते हैं। कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने टेबल बना दिया। अब इस टेबल के अंदर आप ध्यान से देखो, मैंने कस्टमर एंटिटी का एक टेबल बना दिया, यानी कस्टमर के डेटा को मैं टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो कॉलम्स हैं, वो कॉलम्स हैं। ठीक है, और हर जो टेबल की एंट्री होगी यानी कि टेबल का रो, उसको मैं एक टपल भी बोलता हूं। हर एक टपल जो होगा वो एक कस्टमर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो एक कस्टमर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी 1 डाल देता हूं, नेम में लक्ष्य लिख देता हूं, कुछ एड्रेस डाल दिया, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, राइट। ऐसी एक और एंट्री डाल देते हैं, कस्टमर आईडी 2 राज, एड्रेस कुछ है, कॉन्टैक्ट कुछ है। तो हमने क्या किया, जो हमारा कस्टमर है, कस्टमर का डेटा है, उसको मैंने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है, उनको मैंने कॉलम्स बना दिया और हर टपल यानी हर रो एक कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हर रो एक रिलेशनशिप बता रहा है इन सेट ऑफ वैल्यूज का। यानी कि सेट ऑफ वैल्यूज जितने भी हैं, ये 4 वैल्यूज मिलके एक कस्टमर को डिफाइन करती हैं। ये बोल सकता हूं ना मैं, ये 4 वैल्यूज मिलके एक कस्टमर को डिफाइन करती हैं। तो ये हमें समझ आ गया। हमने सिंपली एक जो एंटिटी थी ईआर मॉडल में, जो एंटिटी थी, हमने उसको उठाकर एक रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया। रिलेशन कुछ नहीं है, टेबल है। टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे कॉलम्स में आ जाते हैं और ईच डेटा पॉइंट, ईच टपल जो है या ईच रो जो है वो एक कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमें सब समझ आ गया है। ऐसे रिलेशन मॉडल में और क्या क्या चीजें होती हैं, हमारे पास होता है कि डिग्री ऑफ
टेबल क्या है, डिग्री ऑफ टेबल का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सिमिलरली जैसे एआर मॉडल में कार्डिनैलिटी थी, यहाँ पे भी कार्डिनैलिटी होती है, बट यहाँ पे कार्डिनैलिटी क्या होती है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं। इसका मतलब यहाँ पर डिग्री ऑफ टेबल क्या है, डिग्री ऑफ रिलेशन क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 डिग्री ऑफ रिलेशन है, ठीक है 4। और यहाँ पर मेरे पास कार्डिनैलिटी क्या है, कार्डिनैलिटी 2 है, यानी कि 2 टपल्स हैं मेरे पास, 2 टपल्स हैं यानी 2 कस्टमर्स हैं मेरे पास, यूनिक कस्टमर्स 2 हैं मेरे पास, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब यार ये हम देख रहे होंगे कि हम बहुत ज्यादा इसको रिलेट कर रहे हैं ईआर मॉडल से, राइट। इसको हम ईआर मॉडल से रिलेट कर रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी डेटाबेस को मैं डिजाइन करता हूं ना, जब भी डेटाबेस डिजाइन होता है, डीबी डिजाइन होता है, तो वो 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले मैं बनाता हूं ईआर मॉडल, ठीक है। ईआर मॉडल में मेरे पास ईआर डायग्राम मिल जाता है मुझे, राइट। सेकंड स्टेप मैं ईआर मॉडल को कन्वर्ट कर देता हूं रिलेशनल मॉडल में, ठीक है। यानी कि कोई भी डेटाबेस आपके पास, कोई यूज केस आया, कोई आपके पास क्वेश्चन आया, या फिर कोई आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उठाई, तो क्या होगा, आपके पास 2 स्टेप में आप डेटाबेस को डिजाइन करोगे। कंसेप्चुअल स्कीमा को आपको 2 स्टेप में डिजाइन करना है। पहला स्टेप आप ईआर मॉडल बनाओगे, सेकंड स्टेप आप रिलेशन मॉडल बना दोगे, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक ईआर मॉडल है, ठीक है। ये आपने एक ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम का ईआर मॉडल बना लिया, यानी कि आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसको रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी कि इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे कि इनकी टेबल्स कैसे बनेगी। तो सबसे पहला टेबल आपका कैसा होगा, कस्टमर टेबल। वो कैसा दिखेगा मेरे पास, कस्ट आईडी, नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये मेरा पहला टेबल हो गया, जिसके अंदर ये मेरी प्राइमरी की हो गई। दूसरा टेबल कैसा होगा, दूसरा रिलेशन कैसा दिखेगा, ऑर्डर, इसके अंदर होगा मेरे पास ऑर्डर आईडी, टाइम स्टैम्प क्या है, जब ऑर्डर प्लेस हुआ है, ठीक है, डिलीवरी डेट, ठीक है। मैंने क्या किया, ये 2 टेबल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, जो एंटिटी है, एंटिटी वो बन जाती है मेरा एक रिलेशन, यानी ईच एंटिटी एक टेबल बन जाती है, ठीक है। और सेकंड एंटिटी मेरे पास ऑर्डर थी, ये ऑर्डर का भी मैंने एक टेबल बना दिया, ठीक है। तो जिस तरीके से हम कन्वर्जन कर रहे हैं यहाँ पे ईआर मॉडल टू रिलेशन, इसके अंदर जितनी भी एंटिटीज होती हैं वो एक सेपरेट टेबल बन जाती हैं, ठीक है। और जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उस पर्टिकुलर एंटिटी के, वो उसके कॉलम्स बन जाते हैं, यानी रिलेशन मॉडल में वो कॉलम कहलाते हैं, उसके रिलेशन के कॉलम्स या फिर एट्रीब्यूट्स ही कहते हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। तो ये हमें समझ आता है कि किस तरीके से हमने ईआर मॉडल को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कर लिया। इसके बारे में डिटेल में कि कैसे ईआर मॉडल को रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं, टेबल्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, मल्टी वैल्यूड, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप ग्लिम्स ले लो कि हम रिलेशन मॉडल पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम जब भी डीबी डिजाइन करते हैं तो हम पहले ये काम करते हैं, ईआर मॉडल बनाते हैं, फिर रिलेशनल मॉडल बनाते हैं, और रिलेशनल मॉडल बनाने के बाद RDBMS नाम से सॉफ्टवेयर होता है, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है एक, वो इसको इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। रिलेशनल मॉडल को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिलेशनल मॉडल है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखे तो हम कि कौन कौन से एग्जांपल है जो RDBMS के कौन से सिस्टम्स हैं। सबसे पहला सबका फेवरेट MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, Oracle, ठीक है। इस तरीके के एग्जांपल्स हैं। तो हमें समझ आएगा कि हम डीबी डिजाइन 2 स्टेप में कर रहे हैं। पहले ईआर मॉडल बना रहे हैं, ईआर डायग्राम मिल जाएगा, फिर मैं रिलेशनल मॉडल सोच लूंगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशनल मॉडल कैसे सोचूंगा कि भाई ये ईआर डायग्राम है, मैंने उठा के पहला टेबल मेरा ये बनेगा, ये इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, दूसरा टेबल ये बनेगा, इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। और फिर जब मेरे पास रिलेशनल मॉडल रेडी होगा, मेरे पास उसका ब्लूप्रिंट रेडी होगा, मैं RDBMS का यूज करके कंप्यूटर में जाकर उसको टाइप कर क्रिएट टेबल, ठीक है, इस तरीके से मैं उसको इंप्लीमेंट कर दूंगा। तो ये हमें समझ आता है। इन 3 स्टेप से, इसको तीसरा स्टेप मान लेते हैं, इन 3 स्टेप से आप डीबी को डिजाइन करते हो। बट अब आप एक चीज सोचो कि हमें ये पता है कि इस ईआर डायग्राम में हमने पढ़ा है कि जो ये एंटिटी है इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कस्टमर आईडी कर रही है सपोज, और इसको ऑर्डर आईडी कर रही है दूसरे ऑर्डर एंटिटी को, तो हमें प्राइमरी की समझ आता है कि ये दोनों प्राइमरी की हैं, ठीक है।
बट आप ध्यान से देखो, हमने दोनों एंटिटीज को तो डिफाइन कर दिया, बट मैं इस रिलेशन को कैसे डिफाइन करूं? प्लेसेस, जो प्लेसेस वाला रिलेशन है, ईआर मॉडल में तो हम सिंपल बना के दिखा दिया हमने, बट इसको मॉडल में कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, टेबुलर फॉर्म में कैसे दिखाऊंगा? ठीक है, इस चीज को करने के लिए रिलेशनल मॉडल जो है हमें एक और की प्रोवाइड करता है, या एक और मैं बोलूं कि एक और फीचर प्रोवाइड करता है, जिसको मैं बोलता हूं फॉरेन की। तो फॉरेन की मदद से हम इस रिलेशन को, प्लेसेस रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। उससे पहले हम रिलेशनल मॉडल के बारे में और इन डेप्थ में कुछ और चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, चलो एक बार नोट्स पे आते हैं। नोट्स पे हमने डिस्कस किया रिलेशनल मॉडल क्या है। रिलेशनल मॉडल कुछ नहीं है, हमने डेटा को टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया है, बस यही है रिलेशनल मॉडल मेरा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स है हमारे पास, और ईच टेबल का यूनिक नेम होता है, जैसे हमने देखा कस्टमर और ऑर्डर। ठीक है, एक सिंगल रो एक टपल बताती है, वो एक डेटा पॉइंट को बताती है। कस्टमर टेबल के अंदर एक कस्टमर को एक रो बताएगी। ठीक है, कॉलम्स में एट्रीब्यूट है, राइट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। रिलेशन स्कीमा क्या है? रिलेशन स्कीमा ये है दैट डिफाइंस एंड स्ट्रक्चर द रिलेशन, यानी कि जो रिलेशन है, टेबल है, उसको डिफाइन करने का तरीका। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास रिलेशन का नाम होता है और उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर एग्जांपल बोलूं तो मैं, जो हमने यहाँ पर बनाया है, ये रिलेशन स्कीमा ऑफ कस्टमर है, ये रिलेशन स्कीमा ऑफ ऑर्डर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। डिग्री ऑफ टेबल हम समझ चुके हैं, कार्डिनैलिटी हम समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं रिलेशन की के बारे में। रिलेशन की क्या है? सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल। इसके बारे में थोड़ी देर में आते हैं, रिलेशन की के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टेबल जो कि एक रिलेशन होता है, टेबल रिलेशन दोनों, ठीक है, दोनों सेम चीज है, तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मेरी होती है द नेम ऑफ द टेबल इज डिस्टिंक्ट अमंग ऑल द रिलेशन। ठीक है, अब जस्ट सपोज जैसे हमने ये एक ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम का एग्जांपल लिया। ठीक है, ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम, तो मुझे इसका पूरा डेटाबेस बनाना था, राइट। तो ईच एंटिटी, जैसे कि हमने बोला था ईआर मॉडल में, ईच एंटिटी हैज यूनिक नेम। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी, क्योंकि एंटिटी ही आपकी टेबल में कन्वर्ट हो रही है, तो अल्टीमेटली भी टेबल जो होगा, हर टेबल का एक यूनिक नेम होगा डेटाबेस के अंदर। बहुत ही बढ़िया। सेकंड, द वैल्यू हैज टू बी एटॉमिक, कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर। इसमें क्या है, आपके पास जो ये रिलेशन है, रिलेशन के अंदर जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं, इनको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, आपने कॉन्टैक्ट बनाया तो 84598888 करके जो भी आपका पर्टिकुलर आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, इसको फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमने ईआर मॉडल में भी पढ़ा था कि हम इनको दो पार्ट्स में ब्रेक करके हम इनका कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते। एक एटॉमिक वैल्यू होगी कि यहाँ फर्दर ब्रेक नहीं हो पाएगा। सिमिलरली नेम लिख दिया तो नेम फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमें समझ आता है। द नेम ऑफ ईच एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक, हर एट्रीब्यूट का नेम यूनिक होना चाहिए। ठीक है, काइंड ऑफ सिमिलर टू ईआर डायग्राम ही है। ईआर डायग्राम में आप नेम नाम के 2 एट्रीब्यूट्स तो नहीं बनाओगे, राइट। ठीक है, तो यही वो बोल रहा है। सेकंड, ईच टपल मस्ट बी यूनिक, हर टपल यूनिक होना चाहिए। हर टपल यूनिक क्यों होना चाहिए? मैं कस्टमर टेबल के अंदर या कस्टमर रिलेशन के अंदर ये नहीं चाहूंगा कि एक एक्स्ट्रा रो पड़ी है, ठीक है, यानी कि रिडंडेंट रो पड़ी है, ऐसा नहीं चाहूंगा मैं कि भाई, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखें हम, यहाँ पे एक और कस्टमर पड़ा हुआ है, उसकी कस्टमर आईडी भी 1 ही है, ठीक है, उसका नाम भी लक्ष्य ही है, सब कुछ सेम। मैं ये सारी चीज़ें सेम नहीं चाहूँगा। जब कस्टमर आईडी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा पहले से स्टोर्ड है तो मैं दोबारा क्यों स्टोर करूँ? ठीक है, तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज में डिफाइंड है ईच टपल मस्ट बी यूनिक। द सीक्वेंस ऑफ रो एंड कॉलम हैज़ नो सिग्निफिकेंस। इसका क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं नेम को इधर लिख दूं, एड्रेस को इधर लिख दूं या कॉन्टैक्ट को इधर लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कैसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, बस सारे एट्रीब्यूट डिफाइन होने चाहिए। बहुत ही बढ़िया। टेबल्स मस्ट फॉलो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इट हेल्प्स मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी अक्रॉस द टेबल। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट यानी कि टेबल्स, जितने भी टेबल्स हैं, उनको कुछ कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, इन कंस्ट्रेंट्स के बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं हम। उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कीज के बारे में। ठीक है, ईआर मॉडल के अंदर हमने प्राइमरी की के बारे में पढ़ा, राइट। प्राइमरी की ये हम पढ़ चुके हैं। प्राइमरी की हमने क्या बोला था कि भाई ईच डेटा पॉइंट को
यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊँ मैं, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊँ मैं। इसी केस के लिए आपकी प्राइमरी की यूज होती है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, रिलेशन मॉडल में और कौन कौन सी कीज होती हैं। सबसे पहले होती है आपका सुपर की। सुपर की क्या है? एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन द टेबल विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से समझते हैं। कस्टमर का एग्जांपल ले लेते हैं, कस्टमर आईडी, ठीक है, ये हमारे पास कस्टमर का टेबल आ गया। अब हम समझते हैं सुपर की क्या होगी इसमें। सुपर की क्या है कि पहली बात तो की डिफाइन होती है एट्रीब्यूट्स को लेके, ठीक है, कि मैं एट्रीब्यूट्स को बोलता हूँ कि कौन से एट्रीब्यूट्स उठाऊं मैं, कौन से एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन मैं उठाऊं कि मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊं अपने सारे डेटा को, यानी सारे कस्टमर्स को मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊं, ठीक है। तो इसके लिए सुपर की क्या है? सुपर की क्या है? कोई भी ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एट्रीब्यूट्स का, कोई भी नेम एड्रेस, एड्रेस कॉन्टैक्ट, नेम एड्रेस कॉन्टैक्ट, ठीक है, कैसा भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो कि ईच टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, ईच कस्टमर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है आपका नेम बोल सकते हो आप, नेम कस्टमर बोल दो, सॉरी नेम कॉन्टैक्ट, नेम ईमेल भी बोल सकता हूं मैं कि भाई ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, कस्टमर आईडी और ईमेल, कस्टमर आईडी इटसेल्फ भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कोई भी पीएनसी अगर मैं इसकी बनाऊं इन 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट से कोई भी कॉम्बिनेशन बनाऊं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, उसको मैं सुपर की बोलता हूं, सिंपल, ठीक है। अब आते हैं आगे, पढ़ते हैं एक बार कैंडिडेट की क्या है, ठीक है। कैंडिडेट की क्या है? इट इज द मिनिमम सबसेट ऑफ सुपर की। सुपर की का एक सबसेट है विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल एंड इट कंटेन नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कोई भी रिडंडेंट एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये मेरे पास सुपर की है बहुत सारी, ठीक है। अब एक सुपर की मैं बना देता हूं जिसके मैं बोल देता हूं कस्टमर आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, ऐसे करके मैंने एक सुपर की बना दी। इस सुपर की के अंदर और इस सुपर की के अंदर, इस सुपर की के अंदर, जिनके अंदर भी नेम है, ठीक है, ये गलती हो गई यहाँ पे हमसे कि नेम मैं बोल देता हूँ, नेम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि दो कस्टमर्स का सेम नेम हो सकता है, ठीक है, तो नेम हटा दिया हमने सुपर की एंट्री से। तो अब देखो कि नेम जो है वो एक रिडंडेंट एट्रीब्यूट डाला हुआ हमने, ठीक है। नेम कुछ हेल्प नहीं करेगा यूनिकली आइडेंटिफाई करने में क्योंकि दो कस्टमर्स के सेम नेम भी हो सकते हैं, राइट, ठीक है। हो सकता है कोई एग्जांपल ऐसा हो, इसका एग्जांपल मैं लूं कि किसी का नाम अगर राज है और कॉन्टैक्ट नंबर किसी का 888 है, ठीक है, कोई और भी हो सकता है जिसका नाम राज हो बस कॉन्टैक्ट नंबर उसका 811 हो, ठीक है। तो अब देखो कि इससे बेटर तो मैं अगर नेम एट्रीब्यूट को हटाकर सिर्फ कॉन्टैक्ट को बोल देता कि वो एक सुपर की है तो वो बेटर नहीं होता, राइट। तो यही है कि कैंडिडेट की के अंदर ऐसी सुपर कीज को एक्सक्लूड कर देते हैं, उनको यहाँ से निकाल देते हैं कि जिनके अंदर कोई रिडंडेंट एट्रीब्यूट हो। जैसे नेम यहाँ पे रिडंडेंट एट्रीब्यूट है तो नेम वाले सारे हट जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि कौन सी कैंडिडेट की होंगी। सबसे पहले कैंडिडेट की हो सकती है मेरे पास कॉन्टैक्ट, कस्टमर आईडी कॉन्टैक्ट, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है मेरे पास? कस्टमर आईडी और ईमेल। अब ध्यान से देखो, हमने सब में से नेम हटा दिया क्योंकि नेम जो है वो रिपीट हो सकते हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं, नेम रिपीट हो सकते हैं, राइट, जैसे यहाँ इस एग्जांपल से दिया। तो कैंडिडेट की वो सारी कीज हैं, सुपर की का एक सबसेट है जिसके अंदर हम रिडंडेंट एट्रीब्यूट को रिमूव कर देते हैं और ऐसी की को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है इस टपल को, ठीक है। कीज तो सारी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ही बनाई गई है और जो कैंडिडेट की है वो नल नहीं हो सकती, ठीक है, कैंडिडेट की नल नहीं हो सकती, बट जो आपकी ये सुपर की है इट कैन बी नल, ठीक है। सुपर की एक सुपर सेट पढ़ा है आपने रिलेशन के अंदर, अगर मैं मैथमेटिक्स में बांटूं सुपर सेट में नल एंट्री भी होती है, राइट, बहुत ही बढ़िया। तो कैंडिडेट की हमें समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि कैंडिडेट की जो है वो मेरे रिलेशन के अंदर जो ईच टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, राइट। तो अब प्राइमरी की क्या होता है फिर? तो फिर प्राइमरी की क्या होता है जब कैंडिडेट की ही सबको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है? तो प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की एक ऐसी कैंडिडेट की है जिसको मैंने शॉर्टलिस्ट किया है सारे कैंडिडेट की के सेट से कि जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। मैं चाहता हूं कि
प्राइमरी की एक ऐसी यूनिक की हो, ऐसी सबसे छोटी, ठीक है, की हो जिसकी लेंथ भी छोटी हो, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के अंदर ना हो, मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स का सेट हो कि वो पूरे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। तो प्राइमरी की इज नथिंग, आप कैंडिडेट की के ही सेट से एक ऐसी की एक्सट्रैक्ट करोगे जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगी और मिनिमम नंबर ऑफ सेट होंगे। तो इसके अंदर कैंडिडेट की मैं किसे चूज कर सकता हूँ, मैं कस्टमर आईडी कैंडिडेट की को चूज करता हूँ, ठीक है, और इसको प्राइमरी की बना देता हूँ। तो ये मेरी प्राइमरी की हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या है, आपके पास जो कैंडिडेट की आई थी, बहुत सारी कैंडिडेट की, सारी यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रही थी, बट आपने एक ही को मौका दिया कि वो प्राइमरी की बने, बट उसके अलावा जितनी भी बच जाएंगी 1 2 3 जितनी बच जाएंगी वो सारी अल्टरनेट की होंगी, ठीक है। तो अगर मैं अल्टरनेट की को बोलूं तो मैं CK का सेट माइनस प्राइमरी की, तो ये आपका अल्टरनेट की हो गया। बहुत ही बढ़िया। अब हम पढ़ते हैं सबसे ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट की के बारे में, सबसे ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट की के बारे में, जो है फॉरेन की। पहले समझते हैं यार फॉरेन की मतलब बेसिकली आई क्यों है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि मेरे पास दो एंटिटीज थी, इसके रिलेशन को डिफाइन कर रहा था मैं, राइट। मैंने बोला था इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। तो अगर इस रिलेशन को मेरे को डिस्कस करना है कि प्लेसेस रिलेशन इन दो टेबल्स के बीच में मैं कैसे इंक्लूड करूं, ठीक है, इन दो टेबल्स के बीच में प्लेसेस रिलेशन को कैसे इंक्लूड करूं, तो इसका एक तरीका हो सकता है। अब ये मेरे पास दो रिलेशन आ गए, दो टेबल्स आ गए, ठीक है। टेबल्स मैंने यहाँ से बनाए थे, दो टेबल मैंने वहाँ पे पेश कर दिए। तो ER मॉडल से जो रिलेशन मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमने रिलेशन तो बना दिए, बट इस प्लेसेस को मैं कैसे प्लेस करूँ, इसके बारे में बात हो रही है। तो आपका रिलेशन मॉडल एक तरीका प्रोवाइड करता है, वो तरीका है मेरा फॉरेन की। मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से किसी एक टेबल की प्राइमरी की, ठीक है, इसमें ये प्राइमरी की है, इसमें ये प्राइमरी की है, दोनों में से किसी एक की प्राइमरी की उठा के मैं दूसरे की के अंदर जाके एक एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा, उसको मैं फॉरेन की बोलूंगा, ठीक है। नहीं समझ आया, ट्राई करते हैं। मैं क्या करता हूं, इसको यहां से एक और एट्रीब्यूट यहां पे ऐड कर देता हूं, जो कि है कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी मैंने ऐड कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है, ये फॉरेन की है, ठीक है। फॉरेन की का क्या मतलब है कि ऐसी की, ठीक है, जो कि किसी और रिलेशन की प्राइमरी की है, ठीक है। आप देखो कस्टमर आईडी जो है वो कस्टमर की प्राइमरी की है, बट ऑर्डर आईडी में भी एज ए एट्रीब्यूट आ गई है। तो ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग, ऑर्डर टेबल करस्पॉन्डिंग इसको मैं फॉरेन की बोलूंगा, ठीक है। और फॉरेन की क्या मदद करेगी कि अब मान लो बहुत सारे मेरे पास कस्टमर्स हैं, इसका एग्जांपल बनाते हैं जल्दी से। तो ये जो दो रिलेशन है मैंने इनके टेबल बना दिए हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आप ध्यान से देखो, मेरे पास जो पहला रिलेशन है कस्टमर और दूसरा रिलेशन क्या है मेरा ऑर्डर, ठीक है। तो हमें क्या रिलेशन एस्टेब्लिश करना था कि भाई कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर, कस्टमर और ऑर्डर के बीच में एक रिलेशन है कि एक प्लेसेस का रिलेशन है, राइट। ये हमने ER मॉडल में सीखा है। तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में किस तरीके से दिखाएंगे, तो एक बहुत ही शानदार तरीका है। मैं क्या करूंगा कि आपके ऑर्डर टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूं। वो एट्रीब्यूट होगा कस्टमर आईडी, ठीक है। कस्टमर आईडी मैंने एट्रीब्यूट ऐड कर दिया। और अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये कस्टमर आईडी जो है, ये क्योंकि ये एक प्राइमरी की है किसी और रिलेशन की, कस्टमर रिलेशन की, तो इस रिलेशन के लिए, ऑर्डर रिलेशन की के लिए ये एक फॉरेन की होगी, ठीक है, फॉरेन की। तो फॉरेन की नथिंग बट एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रही है। अब रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेगी, मैं यहाँ पे एंट्रीज डाल सकता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे एंट्रीज डाल सकता हूँ। मैं बोलता हूँ 21 ऑर्डर जो है वो कस्टमर 1 ने, यानी काज ने ऑर्डर किया था 1, और जो ने 22 ऑर्डर किया था 2 और 3। तो आप ध्यान से देख रहे हो, अब एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता नजर आ रहा है कि दो टेबल हैं, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश हुआ, मैंने इसकी प्राइमरी की उठाकर ऑर्डर के अंदर फॉरेन की बना दी, ठीक है। तो इस तरीके से फॉरेन की वर्क करती है। फॉरेन की क्या है, अब इसको एक बार देख लेते हैं फॉर्मली। फॉरेन की क्या करता है, इट क्रिएट्स रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स, ठीक है, दो टेबल के बीच में रिलेशन। जो रिलेशन ER मॉडल में रिलेशन वाला जो आपका डायमंड होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए, उस डायमंड को मैंने कन्वर्ट कर दिया ऑर्डर के अंदर। ये आपका ऑर्डर टेबल है, ये आपका कस्टमर टेबल था, ठीक है। मैंने क्या किया, ऑर्डर के अंदर कस्टमर की प्राइमरी की उठाकर डाल दी
और अब मैं बोलूँगा 21 ऑर्डर जो है कस्टमर आईडी 1 यानी कस्टमर 1 ने करा है। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ऑर्डर टेबल में से जाके मुझे पता करना है कि 21st ऑर्डर किस कस्टमर ने ऑर्डर किया था उसके बारे में डिटेल्स बताओ, तो मैं क्या करूँगा 21 पे जाऊँगा, मैं देखूँगा क्योंकि यहाँ पे फॉरन की है कि 1 कस्टमर आईडी ने इसको ऑर्डर किया है, तो मैं कस्टमर टेबल पे जाके 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, राइट। तो इस तरीके से देखो किस तरीके से मैंने दो टेबल्स को जोड़ दिया, आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, इट क्रिएट्स रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। ए रिलेशन से R1 may include among its attributes the PK of an other relation से R2। ये यही बोल रहा है कि हमने एक दूसरे रिलेशन की प्राइमरी की को उठा के यहाँ पे फॉरेन की बना दिया, ठीक है, और इसको हम फॉरेन की कह रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो अब ये देखो, जब हम फॉरेन की एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, ये जो रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, तो जिस टेबल के अंदर, जिस रिलेशन के अंदर एक फॉरेन की ऐड होती है, ऑर्डर के अंदर एक फॉरेन की ऐड हुई है, राइट, या रिलेशनशिप बनाते हुए ऑर्डर के अंदर एक फॉरेन की ऐड की है हमने, ठीक है, तो जिसके अंदर ऐड करते हैं हम, इसको हम बोलते हैं चाइल्ड टेबल या चाइल्ड रिलेशन या फिर रेफरेंसिंग रिलेशन। और जिसकी प्राइमरी की एज ए फॉरेन की यूज हुई होती है उसको मैं बोलता हूँ रेफरेंस्ड रिलेशन या फिर पेरेंट टेबल या रिलेशन, ठीक है। तो हमें नॉमेनक्लेचर समझ आ गया। जिस पर्टिकुलर टेबल पे या रिलेशन में हम फॉरेन की ऐड कर रहे हैं उसको मैं चाइल्ड टेबल बोल रहा हूँ, ठीक है, और जिसकी फॉरेन की ऐड हुई है उस रिलेशन को मैं पेरेंट बोल देता हूँ कि ये पेरेंट टेबल है, ठीक है। तो हम एक टाइप से हमने यहाँ पर भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया है। तो ये नॉमेनक्लेचर आगे भी यूज होगा, तो इस चीज को ध्यान रखना। बहुत ही बढ़िया। तो फॉरेन की मदद से हमने क्रॉस रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया दो रिलेशनशिप के बीच में। क्रॉस रेफरेंस क्या है? यही कि मुझे पता करना था 22 ऑर्डर आईडी किस कस्टमर ने ऑर्डर की है, ये मुझे मिल जाएगी कि मैं यहाँ जाके पता कर लूँगा जो ने ऑर्डर की है, राइट। तो ये फॉरेन की का काम है। फॉरेन की बेसिकली दोनों टेबल्स के बीच में या फिर दो एंटिटीज के बीच में रिलेशनल मॉडल में रिलेशन एस्टेब्लिश करती है, क्रॉस रेफरेंस एस्टेब्लिश करती है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो यही आपकी फॉरेन की होती है। आगे मेरे पास है कंपोजिट की। कंपोजिट क्या है ये देखते हैं। प्राइमरी की फॉर्म्ड यूजिंग एटलीस्ट 2 एट्रीब्यूट्स, यानी कि एटलीस्ट 2 एट्रीब्यूट्स से बन के अगर प्राइमरी की फॉर्म हो रही है तो उसको मैं कंपोजिट की बोल देता हूँ। कंपाउंड की क्या है? प्राइमरी की विच इज फॉर्म्ड यूजिंग 2 फॉरेन की। कई बार क्या होता है कि आप 2 फॉरेन की मिलाकर, 2 फॉरेन की यूज कर आप एक प्राइमरी की बनाते हो, ठीक है। आपके पास और कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो एलिजिबल है इसके कि मैं यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकूं उससे, तो मैं फॉरेन कीज को उठाकर मैं एक प्राइमरी की बना देता हूं। अब पढ़ते हैं सुरोगेट की के बारे में। तो इस एग्जांपल से समझते हैं सुरोगेट की होती क्या है, इसकी नीड क्या है, ठीक है। अब आप सोचो कि आपके पास, मान लो आपके पास 2 स्कूल हैं, ठीक है। आप बेसिकली किसी एरिया के मैनेजर हो, स्कूल्स के मैनेजर हो, डायरेक्टर हो आप। आपके एरिया के अंदर 2 स्कूल आते हैं, मान लो स्कूल ए और स्कूल बी, ठीक है। आपको इसका डीबी मेंटेन करना है, आपने अपना डिपार्टमेंट को बोला है मेंटेन करने के लिए। तो हर स्कूल का जो टेबल होगा वो अलग तरीके से होगा। स्कूल ए मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर 101, 102, 103 ऐसे शुरू करता है, ठीक है। स्कूल बी जो रजिस्ट्रेशन नंबर ए बी 101, ए बी 102 ऐसे स्कूल सी, स्कूल डी ऐसे करके, ठीक है। आपने क्या किया, अब इन दोनों को मर्ज करा। अब इनको मर्ज करोगे तो इस स्कूल के अंदर, स्कूल ए के अंदर ये प्राइमरी की थी, स्कूल बी के अंदर आपकी यही प्राइमरी की थी। अब आप जब मर्ज टेबल बनाओगे तो अब रजिस्ट्रेशन नंबर आप प्राइमरी की तरह यूज नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा कि डेटाबेस को बोलूंगा कि आप एक सेल्फ जनरेटेड एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर दो ईच टपल को, ठीक है। ईच टपल को असाइन कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्कूल का टेबल अलग है, स्कूल का टेबल अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो एक मैं सुरोगेट की असाइन कर दूंगा, एक सिंथेटिक, इसको प्राइमरी की भी बोल सकते हैं कि एक सिंथेटिक प्राइमरी की है, डेटाबेस ने खुद से ऐड की है, और उठाकर मैंने इसको मर्ज कर दिया और इंटीजर वैल्यू स्टार्ट कर दी 1 2 3 4 5। ये ऑटो जनरेटेड वैल्यू है और ये 1 से प्लस होती जाएगी। नॉर्मली सुरोगेट की जो है वो इंटीजर वैल्यू ही होती है, ठीक है। और इसको मैं प्राइमरी की तरह भी यूज कर सकता हूँ। तो सुरोगेट की इस केस में मैं प्राइमरी की तरह यूज कर सकता हूँ कि अब जो मर्ज टेबल आया है, अब जो आप डायरेक्टरेट हो, आप देखना चाह रहे हो, अब आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे ईच रजिस्ट्रेशन को, हर स्कूल के रजिस्ट्रेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई आप कर पाओगे यूजिंग दिस सुरोगेट की। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ये सुरोगेट की हमें समझ आ गया, इसकी नीड समझ आ गई। अब आगे एक बार पढ़ते हैं
इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया था कि जो टेबल्स जो हैं वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट फॉलो करते हैं। तो ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते कौन से, इस पर डिस्कस करते हैं। तो यार सबसे पहले तो CRUD ऑपरेशन हमें पता है। CRUD ऑपरेशन क्या है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, हम बेसिकली किसी भी टेबल के अंदर, जैसे हमारे पास ये टेबल है, हमारे पास कस्टमर टेबल है, जब इसके अंदर हम कोई एक एंट्री ऐड करेंगे, जब कोई एक एंट्री ऐड करेंगे तो उसको क्रिएशन बोलूंगा मैं। ठीक है, एक एंट्री हमने ऐड कर दी। ठीक है, और जब मैं कुछ रीड करके आऊंगा, जैसे मैं रीड कर रहा था ना यहाँ पे 21 ऑर्डर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो कस्टमर है उसकी डिटेल्स दे दो, तो बेसिकली रीड ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ कुछ मैं मॉडिफाई नहीं कर रहा। तो जब रीड ऑपरेशन चलता है तो उसको मैं रीड ऑपरेशन बोलता हूँ। ठीक है, और अपडेट क्या होता है, अगर मुझे कोई पहले से ही यहाँ पर मान लो 1 है, ये कस्टमर है, कस्टमर का मुझे एड्रेस चेंज करना है, एड्रेस मॉडिफाई करना है, तो एड्रेस मॉडिफिकेशन को मैं अपडेट रिक्वेस्ट बोलूंगा कि भाई डीबी के पास अपडेट रिक्वेस्ट आई है, डीबीएमएस के पास अपडेट रिक्वेस्ट आई है। डिलीट क्या होगा, अगर मुझे कोई एंट्री डिलीट करनी होगी, मुझे 4 वापस डिलीट करना है तो डिलीट ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो जब भी कोई क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट CRUD ऑपरेशन होता है तो डेटाबेस के अंदर कुछ इंटीग्रिटी पॉलिसी अप्लाइड होती हैं कि भाई जब भी आप CRUD ऑपरेशन करोगे तो कुछ कंसिस्टेंसी चेक्स हैं वो फॉलो जरूर होने चाहिए। ठीक है, वो जरूर फॉलो होने चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं होते तो मैं बोल दूंगा कि मेरा डेटाबेस जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, डेटाबेस मेरा करप्ट हो सकता है। तो वो किस तरीके के कंस्ट्रेंट होते हैं, पहले समझते हैं इस चीज को, जो CRUD ऑपरेशन के बाद इनकंसिस्टेंट डेटा कैसे हो सकता है, इसके बारे में समझते हैं पहले। ठीक है, सपोज आपके पास सेम वही स्टूडेंट टेबल है, मान लो कोई नेम, आपने क्या किया, आपने क्रिएट रिक्वेस्ट की कि भाई एक और स्टूडेंट ऐड कर देता हूं मैं, और वो स्टूडेंट जो आपने ऐड किया, ठीक है, वो इस तरीके से ऐड कर दिया कि उसका रोल नंबर डाल दिया आपने, रोल नंबर डाल दिया आपने Z, ठीक है, और नेम डाल दिया 1812, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया आपने ABC। ठीक है, क्या ये एक कंसिस्टेंट डेटाबेस बता रहा है, क्या ये डेटाबेस की एक एंट्री ठीक है? ठीक है, तो इस चीज को, इस एंट्री को आपको वेरीफाई करना है। तो डेटाबेस DBMS जो है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का कंसेप्ट प्रोवाइड करता है कि आप ना पहले से डिफाइन कर दोगे कि रोल नंबर का जो डोमेन है ना वो इंटीजर हो सकता है। ठीक है, ऐसी नेम जो है ना, नेम वो कैरेक्टर हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट जो है ना वो भी इंटीजर हो सकते हैं बस। ठीक है, ऐसा कुछ आप बना सकते हो। सिमिलरली आप एक और कंस्ट्रेंट बना सकते हो, जैसे एज है, तो एज पे आपने क्या कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया कि भाई जो एज है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए, तभी आपको कॉलेज में एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं जो DBMS या जब भी आप DB डिजाइन करते हो तो सोचते हो और डिफाइन करते हो, ताकि जब भी CRUD ऑपरेशन हो, जैसे यहाँ पे क्रिएट ऑपरेशन हुआ, जैसे ही आपने क्रिएट ऑपरेशन हुआ तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुली नहीं होगा। ठीक है, सक्सेसफुल ये नहीं होगा। सक्सेसफुल क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब भी आप Z ऑपरेशन Z इंसर्ट करने की कोशिश करोगे रोल नंबर में, तो जाके चेक किया कि रोल नंबर तो आपका इंटीजर होना चाहिए था, तो एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इंटीग्रेटिंग कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डिफाइन करने। ठीक है, ताकि आप गलती से एक्सीडेंटली डेटाबेस को करप्ट ना कर दो। तो सबसे पहला क्या है मेरा डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या है कि आप रेस्ट्रिक्ट करते हो किसी भी एट्रीब्यूट, जो रिलेशनशिप के अंदर एट्रीब्यूट है, रिलेशन के अंदर एट्रीब्यूट है, उसकी डोमेन को स्पेसिफाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोल नंबर का डोमेन मैंने बोल दिया था इंटीजर होगा, बहुत ही बढ़िया। दूसरा क्या है, आप डोमेन कंस्ट्रेंट में ये भी डिफाइन कर सकते हो कि जो एनरोलमेंट होनी है, जैसे मान लो कोई कैंडिडेट को एनरोल कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसकी एज 18 से ज्यादा ही होनी चाहिए, या फिर जो कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो 2002 से कम हो, 2002 से कम वाले लोगों को ही हम बेसिकली जॉब दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ मान लो एम्प्लॉय आपके डेटाबेस के अंदर ऐसा कुछ डोमेन कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, तो इस तरीके से कुछ कंस्ट्रेंट्स हम बना सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं एंटिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी कंस्ट्रेंट क्या है? एंटिटी कंस्ट्रेंट का मतलब है कि हर टेबल के पास, जो भी जितने भी आपके DB के अंदर टेबल हैं, सबके पास एक प्राइमरी की होनी ही होनी चाहिए, और वो प्राइमरी की नल नहीं हो सकती। ठीक है, प्राइमरी की शुड नॉट बी इक्वल टू नल, नल नहीं हो सकती। अगर आपने प्राइमरी की नल कर दी तो आप कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करोगे, राइट? बहुत ही बढ़िया। अब हम डिस्कस करते हैं रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसके बारे में एक बार बढ़िया से डिस्कस करते हैं। तो यार ये हमने डिस्कस किया था अभी जब हम फॉरेन की के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जो दो रिलेशन है, दो एंटिटीज हैं, कस्टमर और ऑर्डर, इनके जो दो मैंने टेबल्स बना दिए, इन टेबल के बारे में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए मैं फॉरेन की का यूज करता हूँ कि
कस्टमर का जो प्राइमरी की है, कस्टमर की जो प्राइमरी की है उसको उठाकर मैं ऑर्डर के अंदर एक एट्रीब्यूट बना देता हूँ और इसको बोल देता हूँ कि दिस इज फॉरेन की। ठीक है, और जब भी मुझे ऑर्डर ID 21 के कॉरस्पॉन्डिंग कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं ऐसे जाकर ले लूंगा। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अब रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ते हैं कि ये कंस्ट्रेंट बोलता क्या है। ठीक है, उससे पहले जो ऑर्डर ID है, ऑर्डर ID को मैं चाइल्ड रिलेशन भी बोलता हूँ, राइट। चाइल्ड रिलेशन या फिर रेफरेंसिंग टेबल, और कस्टमर को मैं पेरेंट रिलेशन भी बोल सकता हूँ या फिर रेफरेंस्ड टेबल भी बोलता हूँ। ठीक है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। तो रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट के अंदर सबसे पहला कंस्ट्रेंट होता है मेरा इंसर्ट कंस्ट्रेंट। अभी इंसर्ट कंस्ट्रेंट क्या है? ये बोलता है कि वैल्यू कैन नॉट बी इंसर्टेड इन ए चाइल्ड टेबल इफ द वैल्यू इज नॉट लाइंग इन द पेरेंट टेबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चाइल्ड टेबल के अंदर आप कोई भी टपल इंसर्ट नहीं कर सकते इफ द वैल्यू इज नॉट लाइंग इन द पेरेंट टेबल। अगर उस टपल के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो आपकी पेरेंट टेबल के अंदर ना हो। इसका एग्जांपल देखते हैं कि मान लो आपने एक ऑर्डर इंफॉर्मेशन ऐड कर दी कि ऑर्डर नंबर 24, टाइम स्टैम्प कुछ ऐड कर दिया, डिलीवरी डेट कुछ ऐड कर दी। ठीक है, और आप बोल रहे हो कि ये कस्टमर ID 4 ने प्लेस की है। ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहे हो आप। बट अब ध्यान से देखो, कस्टमर ID 4 कस्टमर टेबल के अंदर क्या 4 कस्टमर ID का कोई कस्टमर है? नहीं है। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि इंसर्ट कंस्ट्रेंट के अंदर आप ऐसे ही उठाकर चाइल्ड रिलेशन के अंदर कोई भी टपल ऐड नहीं कर सकते अनलेस उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फॉरेन की है उसकी एक वैल्यू प्रेजेंट ना हो पेरेंट रिलेशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ पे अवेलेबल नहीं, आपने उठा के यहाँ 4 लिख दिया, 4 कस्टमर ID है ही नहीं। तो यही बोल रहा है आपका इंसर्ट कंस्ट्रेंट। ठीक है, जल्दी से लिख लेते हैं इसको। तो ये हमने समराइज कर दिया कि वैल्यू कैन नॉट बी इंसर्टेड इन द चाइल्ड टेबल इफ द वैल्यू इज नॉट लाइंग इन द पेरेंट टेबल। ठीक है, आप ये ऑर्डर ID ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 4 कस्टमर यहाँ पे है ही नहीं। और अगर आप ऐसा ऐड करने की कोशिश करोगे, इस SQL कमांड को चलाओगे, इंसर्ट करने की जबरदस्ती कोशिश करोगे, तो आपका जो DBMS सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो आपका फॉरेन की कंस्ट्रेंट वायलेशन करके एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, एरर थ्रो कर देगा। तो ये चीज यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो यही बोलना चाह रहे हैं हम इंसर्शन कंस्ट्रेंट के अंदर। सेकेंड है डिलीट कंस्ट्रेंट। अब थोड़ा समझ आ रहा होगा, डिलीट कंस्ट्रेंट भी ऐसा ही कुछ होगा कि द वैल्यू कैन नॉट डिलीट फ्रॉम द पेरेंट टेबल इफ द वैल्यू इज लाइंग इन द चाइल्ड टेबल। ठीक है, इसका मतलब कि जो आप वैल्यू है, कोई भी टपल की वैल्यू पेरेंट टेबल से आप डिलीट नहीं कर सकते अगर वो वैल्यू आपके चाइल्ड टेबल के अंदर पड़ी हुई है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि मुझे डिलीट करना है, कि मैं इसको उठाकर डिलीट करना चाहता हूं, कस्टमर ID 3 जो है उसने बोल दिया, अकाउंट डिलीशन की रिक्वेस्ट डाल दी उसने कि भाई अकाउंट डिलीट कर दो। अब ये अकाउंट डिलीट अगर करने की रिक्वेस्ट डल गई तो उठाकर मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। डिलीट कंस्ट्रेंट ये कह रहा है क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फॉरेन की यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पर चाइल्ड रिलेशन के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, मेरे पास टपल यहाँ पे भी है। ठीक है, तो मैं इसको तब तक डिलीट नहीं कर सकता जब तक ये एंट्री यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, समझ आ गया? तो डिलीट कंस्ट्रेंट क्या बोल रहा है? डिलीट कंस्ट्रेंट सेज वैल्यू कैन नॉट डिलीट फ्रॉम द पेरेंट टेबल इफ द वैल्यू इज लाइंग इन द चाइल्ड टेबल। 3 को मैं डिलीट नहीं कर सकता, सिमिलरली 1 को भी नहीं डिलीट कर सकता, 2 को भी डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि चाइल्ड रिलेशन के अंदर मेरे पास एंट्री पड़ी हुई है। ठीक है, सोच के देखो, अगर मैं 3 को उठा के डिलीट मार देता हूँ, फिर जब ऑर्डर ID को मैं फैच करने जाऊंगा कि 23 ऑर्डर जो है ना वो कस्टमर ID 3 यानी कि 3 कस्टमर ID वाले बेसिकली कस्टमर ने प्लेस किया हुआ है, तो क्या मैं जाके इसको रेफरेंस कर पाऊंगा कस्टमर टेबल से? क्योंकि कस्टमर टेबल से तो ये 3 मैंने डिलीट ही कर दिया। तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि ऐसी इनकंसिस्टेंसी मैं क्रिएट नहीं कर सकता डेटाबेस के अंदर। इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस चीज को मैनेज करता है और रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट के अंदर एक डिलीट कंस्ट्रेंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब एक डाउट आ सकता है कि क्या हम कोई ऐसा मेथड नहीं ले सकते कि मैं इसको डिलीट कर दूं कस्टमर
कस्टमर 3 को मैं डिलीट कर दूं, साथ ही साथ जो ऑर्डर आईडी के अंदर यानी ऑर्डर टेबल के अंदर जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर है उसको भी उड़ा दूं, उसको भी डिलीट कर दूं, ठीक है। यानी कि इसको मैं उठाकर नल कर दूं या पूरी एंट्री को डिलीट कर दूं। क्या मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता? ठीक है। तो DBMS आपको इस चीज में भी आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसको मैं बोलता हूं ऑन डिलीट कास्केड। तो यार इंटरव्यूअर का एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई अगर मैं डिलीट कर ही नहीं सकता कस्टमर ID 3 को, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर ही नहीं सकता क्योंकि अगर मैं इसको डिलीट करने जाऊंगा तो एरर थ्रो होएगा क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री मेरे पास ऑर्डर टेबल में पड़ी हुई है। तो क्या ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं डिलीट कर पाऊँ? ठीक है, तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल है कि वी कैन डिलीट द वैल्यू फ्रॉम द पेरेंट टेबल इफ द वैल्यू इज लाइंग इन द चाइल्ड टेबल ऑल्सो विदाउट वायलेटिंग द डिलीट कंस्ट्रेंट। ये कैसे करते हैं? ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि जब हम डिलीट करें ना, डिलीट वैल्यू फ्रॉम द पेरेंट टेबल, जब हम पेरेंट टेबल से वैल्यू डिलीट करें तो साथ ही साथ डिलीट द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री फ्रॉम द चाइल्ड टेबल, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी डिलीट कर दें, पेरेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो चाइल्ड टेबल के अंदर एंट्री पड़ी है उसको भी डिलीट कर दें साथ साथ। तो क्या करूंगा मैं इस केस में, जब मैं 3 को उठाकर डिलीट करूंगा तो DBMS क्या करेगा, उठाकर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर के अंदर एंट्री पड़ी हुई है इसको भी डिलीट कर देगा। तो ये दोनों जो है डिलीट हो जाएंगी, ठीक है, और इससे मेरा जो डिलीट कंस्ट्रेंट है वो भी वायलेट नहीं होगा क्योंकि दोनों डिलीट हो गई। तो इनकंसिस्टेंसी क्या रहेगी सिस्टम के अंदर? इनकंसिस्टेंसी अब नहीं रहेगी क्योंकि कस्टमर ID 3 भी डिलीट हो गई है, कस्टमर ID 3 यहाँ से डिलीट हो गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर था वो भी डिलीट हो गया। तो डेटाबेस मेरा अभी भी कंसिस्टेंट है, तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मेरे मेंटेन्ड है अभी भी, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? अगर SQL की बात करूं तो मैं इस तरीके से कुछ डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस पे अभी सिंटेक्स पे ज़्यादा मत सोचो, SQL के बारे में आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट ऐसा कुछ हम डिफाइन कर रहे हैं कि जब क्रिएट टेबल ऑर्डर, तो हम यहाँ बता रहे हैं कि जो कस्टमर ID इंट का जो डोमेन है इसका, दिस इज रेफरेंसिंग कस्टमर टेबल ऑन डिलीट कास्केड। ये हमने बोल दिया है कि ये डिलीट कास्केड करके इसके अंदर फीचर ऐड करो इस टेबल के अंदर, कि जब भी इस टेबल से कुछ डिलीट हो, ठीक है, ये डिलीट हो, जब भी ये डिलीट होगा, कस्टमर ID 3 डिलीट होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी हम डिलीट कर देंगे ऑर्डर टेबल के अंदर से, क्योंकि कस्ट ID फॉरेन की मदद से ऑर्डर जो है वो रेफरेंस कर रहा है कस्टमर को, ठीक है। एक और इंटरव्यूअर का स्पेशल क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि कैन फॉरेन की हैव नल वैल्यू? क्या फॉरेन की नल वैल्यू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं ऑन डिलीट नल, ठीक है। जैसे ऑन डिलीट कास्केड है, ऑन डिलीट कास्केड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अगर पेरेंट से डिलीट करा तो चाइल्ड से भी हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री डिलीट कर देंगे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हम डिलीट करते हैं वैल्यू फ्रॉम पेरेंट टेबल तो हम क्या करते हैं, चाइल्ड टेबल में से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री डिलीट करने की बजाय हम क्या करेंगे कि वहां पर जाके फॉरेन की वैल्यू को नल कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, पुट कॉरस्पॉन्डिंग FK वैल्यू नल। एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें क्या करेंगे हम, जब हम उठाकर 3 को डिलीट करेंगे, 3 को जब हम डिलीट करेंगे तो अब क्या होगा कि ये कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर जो है ये डिलीट नहीं होगा, हम उठाकर क्या करेंगे, इसको हटाकर यहाँ पर नल स्पेसिफाई कर देंगे। क्या इससे आपका जो डिलीट कंस्ट्रेंट है वो वॉयलेट होगा? बिल्कुल वॉयलेट नहीं होगा, क्योंकि जब आपने यहाँ से 3 को डिलीट कर दिया है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर टेबल के अंदर एंट्री पड़ी थी, ठीक है, वो अब किसी भी कस्टमर ID को स्पेसिफाई नहीं कर रही है। वो बोल रही है कि भाई ये ऑर्डर जो है लावारिस ऑर्डर है, ये नल को स्पेसिफाई कर रहा है, नॉट डिफाइंड है, वो कस्टमर यहाँ से जा चुका है, कस्टमर सिस्टम से आउट हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं 3 लिखकर यहाँ पर अगर 3 लिखा रहता तो मैं कुछ एक ऐसी एंट्री पे ऐसे कस्टमर को रेफर कर रहा होता जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसके लिए, इसको डिफाइन करने के लिए मैंने उठा के नल लिख दिया। नल का मतलब कि ये एंट्री जो है ऑर्डर की, ये किसी भी आपके पर्टिकुलर कस्टमर को स्पेसिफाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो ऐसा भी हम कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, इसको मैं ऑन डिलीट नल बोलता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ फॉरेन की नल कब होगी, फॉरेन की नल तब होगी जब चाइल्ड टेबल के अंदर जो फॉरेन की है, तो जिस पेरेंट टेबल की वो प्राइमरी की थी, ठीक है,
अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री डिलीट हो चुकी है, वो कस्टमर जा चुका है, वो कस्टमर सिस्टम से आउट हो चुका है, तो उस केस में मैं फॉरेन की को नल असाइन कर देता हूँ। तो फॉरेन की वैल्यू ऐसे केसेस में नल हो सकती है। तो ये चीज़ पूरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी आपको इंटरव्यूअर को, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं की कंस्ट्रेंट्स के बारे में। की कंस्ट्रेंट्स के बारे में सबसे पहला की कंस्ट्रेंट है मेरे पास नॉट नल। पहली बात, की कंस्ट्रेंट यूज कब होते हैं? जब भी आप क्रिएट टेबल की कॉल करते हो, यानी कि टेबल को डिफाइन कर रहे होते हो, रिलेशन को डिफाइन कर रहे होते हो, तो उस टाइम आप किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर वो एक कंस्ट्रेंट सेट कर देते हो कि वो कंस्ट्रेंट जो है वो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बाय डिफॉल्ट बात करूं कि बाय डिफॉल्ट ए एट्रीब्यूट को क्या मैं यहाँ पे कॉलम भी बोलूंगा, कॉलम कैन बी नल। नल बाय डिफॉल्ट वो हो सकता है, बट अगर आपने ये डिफाइन कर दिया, अगर आपने ऐसे डिफाइन किया कुछ, क्रिएट रिलेशन कोई टेबल कस्टमर, आपने बोल दिया कि आईडी इंटीजर जिसका डोमेन है वो नॉट नल होगी, ठीक है। बाकी नेम है मान लो कुछ यहाँ पे वेर कैर क्या होता है? वेर कैर करेक्टर्स को दिखाने के लिए होता है कि वेर कैर 50 यानी कि 50 करेक्टर्स हो सकते हैं एट मोस्ट। वेर कैर क्यों बोल दिया नॉट नल, ठीक है। एज आपने बोल दिया इंट। तो ऐसे करके आपने एक रिलेशन डिफाइन किया। अगर रिलेशन डिफाइन किया तो इसमें आप ध्यान से देखो, मैंने बोल दिया कि आईडी जो है ना और नेम जो है वो नल नहीं हो सकता। अगर आपने की कंस्ट्रेंट ये अप्लाई कर दिया, तो कभी भी आपके डेटाबेस के अंदर, इस रिलेशन के अंदर जो एंट्री होगी आईडी की और नेम की, ये नल कभी नहीं हो सकती। तो जब भी CRUD ऑपरेशन आएगा, CRUD ऑपरेशन होगा, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होएगा ही नहीं अगर ये नल छूट जाती है। तो वैल्यू ये नल छूट जाती है तो एरर थ्रो हो जाएगा, ये नल नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब भी आपका CRUD ऑपरेशन होगा, आपका DBMS जो है एक चेक्स लगाएगा, वो देखेगा कि भाई नल तो नहीं हो गई वैल्यू, नल तो नहीं हो गई वैल्यू। अगर नल हो जा रही है तो वो उस CRUD ऑपरेशन को फेल कर देगा, बोलेगा ये CRUD ऑपरेशन वैलिड नहीं है, कुछ एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एनफोर्स कर रहे हैं कि कॉलम जो है वो नल को एक्सेप्ट ना करे, नल वैल्यू को एक्सेप्ट ना करे। बहुत ही बढ़िया। सेकंड की कंस्ट्रेंट मेरा होता है यूनिक कंस्ट्रेंट। अब देखते हैं यूनिक कंस्ट्रेंट क्या बता रहा है। यूनिक कंस्ट्रेंट जो है इंश्योर करता है कि जिस पर्टिकुलर आपने कॉलम पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया है वो पूरे रिलेशन के अंदर, पूरे टेबल के अंदर वो पर्टिकुलर जो आपका एट्रीब्यूट है, कॉलम है, वो यूनिक रहेगा, उसकी वैल्यूज यूनिक रहेंगी, ठीक है। तो अभी सिमिलर साउंड कर रहा है कुछ प्राइमरी की से, राइट। प्राइमरी की भी यूनिक ही होती है, राइट। तो हो सकता है प्राइमरी की के अलावा भी आप कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप यूनिक चाहते हो अपने रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो उनको यूनिक बनाने के लिए यूनिक कंस्ट्रेंट का यूज होता है, क्योंकि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट तो आप एक ही एट्रीब्यूट पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि प्राइमरी की तो एक ही हो सकती है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यू मे हैव मैनी यूनिक कंस्ट्रेंट पर टेबल मतलब बहुत सारे यूनिक एट्रीब्यूट्स आप बता सकते हो कि ये यूनिक होगा, एज यूनिक होगी, या समथिंग एल्स, नेम यूनिक होगा, आप बता सकते हो। बट प्राइमरी की तो कोई एक ही होती है पर टेबल, ठीक है। तो यूनिक कंस्ट्रेंट और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट सेम है, बट यही डिफरेंस है कि यूनिक जो है आप एक से ज़्यादा आप एट्रीब्यूट्स पे अप्लाई करते हो, एक से ज़्यादा कॉलम्स पे अप्लाई करो, तो प्राइमरी की एक ही पे अप्लाई होती है कि एक ही प्राइमरी की हो सकती है। इसका एग्जांपल यहाँ पे आईडी है, आईडी को उठा के हमने यूनिक बना दिया, आईडी यूनिक होगी। ऐसी नेम को भी हम यूनिक बना सकते हैं कि नेम यूनिक होगा। किसी आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि नेम, अगर कोई राम नाम का बंदा एनरोल हो गया तो उसके अलावा राम नाम का कोई और बंदा नहीं आएगा, ऐसा आप कर सकते हो। यूज़र नेम्स को हम यूनिक बना सकते हैं, जब भी आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम का डेटाबेस होगा उसके अंदर यूज़र नेम को आप यूनिक बना सकते हो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं तीसरे कंस्ट्रेंट पे, जो कि है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। कुछ आइडिया लग रहा होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या है, कि अगर आप कोई कॉलम डिफाइन कर रहे हो, कोई एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हो किसी रिलेशन में, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यानी कि सेट डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ कॉलम की, कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्किप कर देना। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल ये है कि आपका जो अमेजोन का डेटाबेस है, अमेजोन के डेटाबेस में कस्टमर का रिलेशन है हमारे पास, ठीक है, कस्टमर का एंटिटी रिलेशन है। उस रिलेशन में क्या है मेरे पास, उस रिलेशन में मैं बोल रहा हूँ कि एक एट्रीब्यूट है या एक कॉलम है प्राइम स्टेटस।
कि उस पर्टिकुलर कस्टमर ने प्राइम अमेजोन प्राइम की सब्सक्रिप्शन ले रखी है कि नहीं। तो जब भी न्यू कस्टमर आएगा तो बाय डिफॉल्ट उसकी क्या वैल्यू रहेगी, 0, कि प्राइम उसने नहीं ले रखा। इसकी दो वैल्यू हो सकती हैं, 0 और 1, ठीक है। मान लो ऐसा बोल रहा हूँ कि दो वैल्यू हो सकती है, 0 या 1। तो इस केस में प्राइम स्टेटस मैंने बता दिया कि भाई कोई भी नई एंट्री जब आएगी, अगर कुछ भी डिफाइन नहीं होता है तो डिफॉल्ट वैल्यू मेरी 0 होगी। तो ये बताता है मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। फोर्थ कंस्ट्रेंट पे आते हैं, चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है, जो हमने कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट पढ़े थे ना, कि जो एज है आपकी डीबी के अंदर, कोई भी न्यू बंदा आ रहा है तो वो एज जो है उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ही हो सकती है, 18 से ज्यादा ही एज हो सकती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लिमिट करते हैं, लिमिट वैल्यू रेंज को लिमिट करते हैं, यानी डोमेन को लिमिट करते हैं। कैसे, मान लो आपको डीबी डिफाइन कर रहे हो जिसके अंदर आपने एज डिफाइन किया, ठीक है, आपने एज डिफाइन किया, तो उसमें हम कैसे बोलोगे कि चेक लगाया आपने कि जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम जो सिंटैक्स पे नहीं जा रहे हैं यार, अभी कोई बंदा बोल सकता है कि यार सिंटैक्स सब ढंग से नहीं बता रहे हो, या एसक्यूएल पढ़ेंगे हम तो ढंग से सिंटैक्स को बताएंगे। अभी बस हम कंसेप्ट समझने चाह रहे हैं, कंसेप्ट समझ रहे हैं कि रिलेशनल मॉडल के अंदर क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो ये कंस्ट्रेंट होता है चेक कंस्ट्रेंट, हमने पढ़ लिया कि डेटाबेस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए भाई एज जो है वो 18 से ज्यादा के एज वालों को ही एनरोल करेंगे। तो जब भी कोई CRUD ऑपरेशन आएगा, यानी कोई क्रिएट ऑपरेशन आया, उसमें किसी ने एज मान लो 17 डाली हुई है या 16 डाली हुई है, तो उस केस में आपका डीबी एंट्री डालने से पहले चेक करेगा क्या एज 18 से ज्यादा है। अगर एज 18 से ज्यादा है तो वो अलाउ करेगा कि डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाए एक एंट्री, बट अगर एज 18 से ज्यादा नहीं है तो वो एरर थ्रो कर देगा, चेक एरर, कंसिस्टेंसी एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। फिफ्थ हम पढ़ते हैं प्राइमरी कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी है, शुरू से हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं ईच टपल को, ठीक है। हम यूनिकली आइडेंटिफाई कराना चाह रहे हैं ईच टपल को, और जो प्राइमरी की होगी वो नल नहीं हो सकती, ठीक है। और किसी भी रिलेशन के अंदर ओनली वन प्राइमरी की हो सकती है, किसी भी रिलेशन के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं टेबल के अंदर डिफाइन करने के लिए हम जब बाकी सब एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, साथ में हम बोल देते हैं कि भाई जो प्राइमरी की है, मैंने बोल दिया आईडी होगी, कस्टमर आईडी प्राइमरी की होगी। ऐसे करके मैं प्राइमरी की कंस्ट्रेंट डिफाइन करता हूँ। बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। 6th, प्राइमरी की होगा तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट भी कुछ होना चाहिए, राइट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या होता है, ये कंस्ट्रेंट क्या करता है, इट कीप रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। अगर मुझे दो टेबल्स के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है तो मुझे फॉरेन की कंस्ट्रेंट का यूज करना पड़ेगा, किसी फॉरेन की का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट कैसे एक रिलेशन में डिफाइन होती है कि आप कर रहे हो क्रिएट टेबल ऑर्डर टेबल का एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है। उसमें आपने प्राइमरी की ऑर्डर बताई थी, साथ ही में फॉरेन की क्या बताई आपने, फॉरेन की याद करो हमने क्या बताई थी, फॉरेन की रेफरेंस कर रही थी कस्टमर रिलेशन को, और बाय यूजिंग कस्टमर आईडी एज फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या होगी मेरी, कस्टमर आईडी रेफरेंसिंग कस्टमर आईडी, ठीक है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने फॉरेन की कंस्ट्रेंट डिफाइन किया। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या है, वो यूज होता है टू कीप रिलेशन बिटवीन टू कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट दो टेबल्स के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए होता है। इस तरीके से हम डिफाइन कर देते हैं इसको। तो बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारे 6 की कंस्ट्रेंट थे जो अभी हमने डिस्कस करे, ठीक है। नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, चेक, प्राइमरी, फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या है, व्हेनेवर देयर इज सम रिलेशन बिटवीन टू एंटिटी देयर मस्ट बी ए कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन देम, ठीक है। जब भी कोई आप रिलेशन बताना चाहते हो दो टेबल्स के बीच में तो एक कॉमन एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी उठा के ऑर्डर टेबल के अंदर एम्बेड कर दी थी, एक एट्रीब्यूट ही ऐड कर दिया था, ठीक है। तो एक कॉमन एट्रीब्यूट बनाया, दिस कॉमन एट्रीब्यूट मस्ट बी प्राइमरी की ऑफ एन एंटिटी सेट एंड विल बिकम फॉरेन की ऑफ अनदर, ठीक है। वही एग्जांपल
कि कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी एक प्राइमरी की थी, बट ऑर्डर टेबल के अंदर जो टाइल टेबल था कस्टमर आईडी एक फॉरेन की थी। तो वही इसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा एग्जांपल के साथ। इट स्पेसिफाइज बिटवीन टू रिलेशन, हेल्प मेंटेन कंसिस्टेंसी अमंग टपल्स ऑफ टू रिलेशन, ठीक है। कैसे कंसिस्टेंसी कि भाई आपने पेरेंट टेबल के अंदर से कुछ डिलीट कर दिया, पेरेंट टेबल के अंदर से कुछ डिलीट कर दिया, तो आपका जो टाइल टेबल है उस पर आपको क्या एक्शन लेना है, क्या उस एंट्री को डिलीट करना है या फिर कोई एरर थ्रो करना है या उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फॉरेन की है उसकी वैल्यू नल सेट कर देनी है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशियल की कंस्ट्रेंट, डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट बेसिकली डिफाइन करता है। ये पूरा आपका समराइज करता है रिलेशन मॉडल को, रिलेशन मॉडल, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है RDBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, जिसका एक एग्जांपल ओरेकल, IBM, MySQL और MS SSP है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारा था कुछ रिलेशन मॉडल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया इसी लेक्चर के अंदर, कि ER मॉडल और रिलेशन मॉडल आपस में जो है इंटर कन्वर्टेबल हैं, आपस में कन्वर्ट कर सकते हो, ER मॉडल से रिलेशन मॉडल पे आ सकते हो। तो नेक्स्ट हम वीडियो में इसी चीज को डिस्कस करेंगे। हम एक एग्जांपल लेंगे ER मॉडल का, उस ER मॉडल को कन्वर्ट करेंगे टेबल्स में और टेबल्स में कन्वर्ट करके एक रिलेशनल मॉडल डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।